ओके, सो बेसिकली रे ऑप्टिक्स वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। हमें ऑप्टिक्स का सेकंड वाला पार्ट मतलब वेव थ्योरी वाला पार्ट हमें स्टार्ट करना है। तो रे ऑप्टिक्स हमारा कंप्लीट हो गया, हमें वेव ऑप्टिक्स से स्टार्ट करना है। ओके, सो वेव ऑप्टिक्स में अगर हम बात करें, हाँ फोटोमेट्री भी है ना कुछ तो। बोर्ड में भी है, वेव ऑप्टिक्स का टॉपिक बोर्ड में भी है। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स जो है, रे ऑप्टिक्स आपके बोर्ड में नहीं है, बट एचएससी बोर्ड में वेव ऑप्टिक्स है। ठीक है, आई गेस चैप्टर 7 और 8 है। तो देखेंगे, हम बोर्ड्स का भी पूरा डिस्कस कर लेंगे, सारी चीजें कवर करेंगे, तो टेंशन नहीं लेना है उसमें, सारा कुछ कवर होने वाला है। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अ, जो वेव ऑप्टिक्स है, हमारा टॉपिक है हमारा वेव ऑप्टिक्स चैप्टर, वेव ऑप्टिक्स। तो उसमें सबसे पहले बात होती है नेचर ऑफ लाइट के बारे में। ऑप्टिक्स मतलब लाइट का स्टडी करना है और उसका हमें वेव नेचर के बारे में बात करना है। तो पहले अगर हम स्टार्ट करें नेचर ऑफ लाइट के बारे में, तो नेचर ऑफ लाइट की बात करें तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट शोज टू टाइप ऑफ रिजल्ट्स। ओके, टू टाइप ऑफ रिजल्ट्स। नंबर वन, पार्टिकल नेचर। ओके, सो एक है जो एक्सपेरिमेंट शो करते हैं वो पार्टिकल नेचर शो करते हैं, और कुछ एक्सपेरिमेंट जो है वो वेव नेचर शो करते हैं। तो दो टाइप के नेचर्स पे ही हमें बात करनी है मेनली, कि नेचर ऑफ लाइट में पार्टिकल नेचर और वेव नेचर कैसा रहेगा। ठीक है, तो पार्टिकल मतलब पार्टिकल का जो सबसे बेटर थ्योरी स्टार्टिंग में, एकदम स्टार्टिंग में दिया था वो न्यूटन ने दिया हुआ था। तो इसलिए इस पार्टिकल नेचर को कॉर्पस्कल नेचर भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चाहिए तो हम लिख सकते हैं पार्टिकल नेचर को, इसको हम बोलते हैं कॉर्पस्कुलर नेचर। ओके, ठीक है, फिर जैसे हमने पार्टिकल नेचर और वेव नेचर के बारे में बात की, तो पार्टिकल नेचर का कॉर्पस्कल थ्योरी थी। तो सबसे पहले ये थ्योरी मतलब न्यूटन ने प्रपोज की। उससे पहले भी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पार्टिकल्स के बारे में बात की कि लाइट का रेक्टिलिनियर मोशन होता है, पार्टिकल के बारे में बात होती है, लेकिन वो साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन उतना नहीं है। जो मेन थ्योरी डेवलप की थी वो न्यूटन के थ्रू हुई थी। तो न्यूटन्स कॉर्पस्कल थ्योरी हम बोलते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो आप देखें, ऐसा कुछ आपसे एग्जैक्ट पूरा नहीं पूछ लेने वाला है, बट उसमें से बीच-बीच में से पॉइंट्स पूछ सकता है। तो हमें वो सारे पॉइंट्स थोड़े से क्लियर रखने चाहिए। तो देख लेते हैं सबसे पहले न्यूटन्स कॉर्पस्कल थ्योरी में क्या-क्या हम याद रख सकते हैं। देखिए, तो सबसे पहली थ्योरी ऑफ लाइट है जो पार्टिकल नेचर को शो करती है, दैट इज न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। देखें, अब आपको क्या करना है, आपको सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। मतलब न्यूटन्स कॉर्पस्कल थ्योरी में क्या-क्या काम की बात थी और क्या काम की नहीं थी, वो सारी चीजें हम पॉइंट वाइज याद रखेंगे, बेटर रहेगा। ठीक है, लाइक सबसे पहला कि वो एग्जैक्टली थ्योरी क्या था। तो थ्योरी ये था कि उसने बताया कि सपोज एक लाइट सोर्स है, सपोज एक लाइट सोर्स है और इससे लाइट आ रही है हमारे पास। तो जो ये लाइट आ रही है, तो न्यूटन ने बताया कि ये लाइट छोटे-छोटे पार्टिकल्स से मिलके बनी हुई है। ठीक है, एंड दे पार्टिकल्स दिस पार्टिकल्स मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ये उसने बताया न्यूटन ने। तो ये जो पार्टिकल्स है, इसको उसने बोला कॉर्पस्कल। ठीक है, इसलिए इस थ्योरी को कॉर्पस्कल थ्योरी बोलते हैं। तो ये पैकेट्स को, एनर्जी पैकेट्स को उसने कंसिडर किया कैसे, पार्टिकल की तरह। क्यों? क्योंकि न्यूटन तो पूरा मैकेनिक्स पे ही था, मोस्टली जो कंट्रीब्यूशन था उनका क्या था, वो मैकेनिक्स पे था। मतलब कि एक पार्टिकल का दूसरे के साथ कोलिजन, और वो एनर्जी ट्रांसफर करेगा, फोर्स लगाएगा, ये सारा कुछ। तो बेसिकली सारा कुछ फोर्स और एक्सेलरेशन से रिलेटेड था न्यूटन की थ्योरी में।
तो न्यूटन की थ्योरी समझ जाना है कि वेव को पूरा पार्टिकल कंसिडर करके मास, एक्सेलरेशन और ये सारी चीजें उसने कंसिडर की। तो वो हम वर्ड्स में प्रॉपर्ली लिख लेते हैं किस तरीके से। देखें, तो उसने लाइट को क्या कंसिडर किया, दैट द लाइट रे is a combination of small rigid इलास्टिक पार्टिकल्स। इलास्टिक होना चाहिए ताकि एनर्जी लॉस ना हो। स्मॉल रिजिड इलास्टिक पार्टिकल्स मूविंग विद 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो सारे पार्टिकल का स्पीड क्या है, यही है। एंड ही कार्ड and named these particles as corpuscles। ओके, तो इस अकॉर्डिंग उसने स्टार्ट किया कि स्मॉल रिजिड है तो चीजें बेटर रहेंगी। अच्छा, अब बात करते हैं कि उसने ये तो कंसिडर किया और उससे क्या क्या प्रूव कर दिया, मतलब क्या क्या कंडीशंस उसने प्रूव कर दी। तो जैसे हमने थ्योरी पढ़ी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, तो ये सब उसने एक्सप्लेन कर दिया ये थ्योरी यूज करके। सो यूजिंग दिस थ्योरी he explained using this theory he explained reflection and refraction and refraction। अच्छा, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के बाद हमने क्या पढ़ा, डिस्पर्सन भी पढ़ा है, मतलब डिफरेंट कलर को भी उसने एक्सप्लेन किया। ठीक, सो टू explain all type of colors in white light। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑल टाइप ऑफ कलर्स, सेग्रीगेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ कलर्स फ्रॉम अ व्हाइट लाइट, डिस्पर्सन। क्या, डिस्पर्सन। सो टू एक्सप्लेन ऑल टाइप ऑफ कलर्स इन व्हाइट लाइट मतलब क्या, डिस्पर्सन। ही assumed various size of corpuscles, मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि उसने ये बताया, जैसे हमने बताया था वेव फॉर्मेट में, कि यार हर वेव का, हर कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अलग। क्यों, क्योंकि हर कलर का स्पीड अलग होता है। तो उसने क्या समझाया, डिस्पर्सन को एक्सप्लेन करने के लिए उसने क्या बताया कि लाइट जो पार्टिकल से मिलकर बनी है, जिसे उन्हें कार्पस्कल बोला, उसने बोला सारे कलर का कार्पस्कल क्या होता है, अलग अलग साइज का होता है। मतलब लेट से रेड कलर के लिए साइज इतना छोटा है, मे बी ग्रीन के लिए साइज थोड़ा बड़ा हो। समझ आया उसने क्या कंसिडर किया, उसने लाइट जिस पार्टिकल से मिलके बनी है उन पार्टिकल्स का बोल दिया कि डिफरेंट डिफरेंट साइज होता है। पॉइंट समझ में आया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ गई, सबसे बड़ा ब्लंडर यही था कि उसने बोल दिया कि डिफरेंट कलर का डिफरेंट साइज हो सकता है। तो ये एक ड्रॉबैक में भी आ जाता है, क्या, ये एक ड्रॉबैक भी आ जाता है कि डिफरेंट साइज के उसने कंसिडर कर लिए। ठीक है, तो एक ड्रॉबैक भी हमें मिल गया यहाँ पे। दूसरा, आपने देखा वेव की हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, वेव की कुछ प्रॉपर्टीज बताएं। दो वेव है तो वो क्या क्या कर सकती हैं, अगर दो वेव सुपर इम्पोज होंगी तो किस टाइप की प्रॉपर्टीज मिल सकती हैं।
इंटरफेरेंस, याद आ रहा है इंटरफेरेंस। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। सो ही फेल्ड टू एक्सप्लेन। अब जो चीजें वेव नेचर से प्रूव होती हैं वो सब न्यूटन से प्रूव ही नहीं हो पाएंगी ना, क्योंकि वो पार्टिकल नेचर से प्रूव ही नहीं हो सकती। सो ही फेल्ड टू एक्सप्लेन इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन and polarization of light। तो ये लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। कौन सी? इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। यही तीन है हमारे सिलेबस में। क्या क्या है? इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। ठीक है, तो वो चीजें हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं कि ये तीनों चीजें जो भी वेव नेचर से थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक, अच्छा, एक और फेलियर उसने क्या बताया, समझे, कि जब रिफ्रैक्शन होता है तो हमें पता है कि लाइट रे अगर किसी एंगल पर जाएगी तो क्या होगा, नॉर्मल बनाएंगे, और डेंसर मीडियम में क्या होगा, वो इट विल बेंड टुवर्ड्स इट। ठीक, तो उसने एक्सप्लेन करने के लिए क्या बताया, उसने बताया कि यार इस मटेरियल के पास भी मॉलिक्यूल्स हैं और इस लाइट के पास भी मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये मटेरियल इन मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर लेंगे ना। ठीक है, और इन पार्टिकल का और ये मटेरियल का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, इसलिए ये किस तरफ बेंट हो जाती है, नॉर्मल की तरफ। समझ आया? अच्छा, अब इस थ्योरी की प्रॉब्लम देखना, सबसे बड़ा ब्लंडर तो यही हो गया है। क्या? इस थ्योरी की प्रॉब्लम ये थी दैट इस थ्योरी की प्रॉब्लम द बिगेस्ट फेलियर, so the biggest failure was that he concluded the speed of light is faster or higher in denser mediums। समझ आया क्या गलती हुई? हमें पता है अगर डेंसर मीडियम है सो n इज इक्वल टू क्या है, c बाई वी। सो v इज इक्वल टू क्या आएगा, c बाई n। तो डेंसर मीडियम में स्पीड क्या हो जाती है उसकी, बताएं, लाइट की स्पीड डेंसर मीडियम में कम हो जाएगी। कम हो जानी चाहिए। न्यूटन ने क्या कंक्लूड कर दिया था, इंक्रीज हो जाती है। समझ में आया? सबसे बिगेस्ट ब्लंडर ऑफ दैट थ्योरी की उसने तो पहली बात तो पार्टिकल के अलग अलग साइज मान लिए। समझ आया? डिस्पर्सन को समझाने के लिए उसने कुछ भी एज्यूम कर लिया, और इसको रिफ्रैक्शन को समझाने के लिए उसने एज्यूम किया कि अंदर स्पीड ज्यादा होगी। क्यों? रीजन क्या है, रीजन देखें, बिकॉज ही एज्यूम्ड दैट denser material will pull the particles with more force, so they will accelerate in that medium। समझ आया? उसने बेंडिंग को प्रूव करने के लिए क्या प्रूव कर दिया, उसने बेंडिंग को प्रूव करने के लिए कि यार लाइट रे बेंड क्यों होती है, उसने बोल दिया कि ज्यादा पुलिंग फोर्स लगता है। और बेटा फोर्स आ गया तो मतलब पार्टिकल पे क्या लगेगा, ज्यादा एक्सेलरेशन लगेगा। तो वहीं पे तो थ्योरी प्रॉब्लम हो गई। एक्सेलरेशन मतलब अंदर फास्टर हो गई डेंसर मीडियम में, जबकि
हमें बाद में पता चला कि डेंसर मीडियम में तो स्लो होना चाहिए। तो बताएं न्यूटन्स कॉर्पस्कल थ्योरी क्लियर है सबको? हाँ सर। अच्छा, ये बेसिकली किस नेचर पे फोकस है? ये कॉर्पस्कल थ्योरी पार्टिकल नेचर। ओके, अच्छा, नेक्स्ट थ्योरी जो है हमारी वो वेव नेचर को लेके है। सो दैट थ्योरी इज हाइगेंस वेव थ्योरी। सो हाइगेंस वेव थ्योरी, और ऑफ कोर्स एज यू सी नेम में भी है वेव थ्योरी, और चाहिए तो हम सेपरेटली लिख भी सकते हैं कि ये बेसिकली किस पे बेस्ड था? वेव नेचर ऑफ लाइट। क्लियर? हाँ, तो मतलब ये माने कि मतलब बहुत ही बेस्ट था, सबसे पहला पर्सन था जिसने न्यूटन को अपोज किया था। ये न्यूटन के टाइम पे ही था। सबसे बड़ी बात, ये न्यूटन के टाइम पे था और इसने न्यूटन को अपोज किया। उस समय न्यूटन मतलब ये ऑफ कोर्स छोटे लेवल पे था और न्यूटन तो उस समय गॉड टाइप थे। तो इन्होंने वेव थ्योरी दी थी और न्यूटन ने उसको क्या किया था? डिस्कार्ड कर दिया था। मतलब इवन पब्लिश भी नहीं हो पाई थी इनकी वेव थ्योरी। फिर बाद में जब बहुत सारी प्रॉपर्टीज, इट इज लाइक कि न्यूटन ने बताया पार्टिकल तो सब क्या लेके चलने लग गए? पार्टिकल। हाइगेंस ने बताया बट हाइगेंस का इन लोगों ने कैंसिल कर दिया। बट जब 19th सेंचुरी के आसपास हम आए, 18th के एंड पे, तो पता चला कि यार सारी चीजें पार्टिकल नेचर से हो नहीं रही। और एक साइंटिस्ट आए क्या? मैक्सवेल, याद है? हाँ। इन्होंने पूरा बताया कि यार भाई लाइट तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है पूरी। और वहां से फिर स्टार्ट हुई कि नहीं यार हाइगेंस सही कह रहे थे। फिर हाइगेंस का फिर काफी वहां पर नाम होने लग गया कि हाँ, उनकी वेव थ्योरी करेक्ट होने लग गई। उसमें भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, बट फिर भी काफी उन्होंने स्टार्ट किया एटलीस्ट कि लाइट एक वेव है, न्यूटन को अपोज करने का एटलीस्ट उन्होंने ट्राई किया हुआ है। ठीक है, तो कह सकते हैं फर्स्ट पर्सन टू कंसिडर लाइट एज वेव, लाइट एज वेव। ठीक, अच्छा, अब वेव है तो उस टाइम पर तो बहुत ही सिंपल वेव्स पता थी। सिर्फ किस टाइप की वेव हमें पता थी? मैकेनिकल टाइप की वेव थी। उस टाइम तक हमें सिर्फ क्या पता थी? मैकेनिकल टाइप की वेव। और मैकेनिकल वेव को तो क्या चाहिए? मैकेनिकल वेव को मूव करने के लिए मीडियम चाहिए। तो उनकी थ्योरी की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, उन्होंने बहुत सारी चीजें तो एक्सप्लेन की बट एक गड़बड़ हो गई कि उन्होंने लाइट को कैसी वेव कंसिडर कर लिया? मैकेनिकल वेव। और मैकेनिकल वेव तो सिर्फ किस में मूव हो सकती है? मीडियम में। तो इसका मतलब सन से जो लाइट हमारे पास आ रही है वो बीच में क्या मीडियम है? कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट पॉइंट समझ आया सबको? तो इसका मतलब अगर उन्हें प्रूव करना है कि ये वेव है तो उन्हें बोलना पड़ेगा। अब देखो कोई स्पेस में गया तो है नहीं कि वैक्यूम है वहां पर। मतलब 16th सेंचुरी की बात हो रही है, 1680s के आसपास की। तो कोई गया तो है नहीं। तो उन्होंने बोला कि नहीं यार, वैक्यूम मतलब जो स्पेस है वो एक्चुअल स्पेस नहीं है। वहां पे कोई ना कोई एक हाइपोथेटिकल उन्होंने मीडियम मान लिया। जैसे अभी हम एटमॉस्फेयर में क्या मीडियम मानते हैं? एयर। तो उन्होंने वहां वैक्यूम में एक हाइपोथेटिकल मीडियम मान लिया, जो कि बाद में प्रूव हुआ कि यार ऐसा कुछ तो नहीं है, स्पेस में तो एक्चुअल वैक्यूम ही है। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे देखें, इन हिज थ्योरी, in his theory he assumed light as mechanical wave and to explain
its propagation in vacuum, he assumed a hypothetical medium and named it, वो जो हाइपोथेटिकल मीडियम था उसको उन्होंने क्या बोल दिया, ईथर। उस हाइपोथेटिकल मीडियम को क्या बोला उन्होंने, ईथर। तो ये उनकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक हो गई थी। क्या ड्रॉबैक है अगर पूछा जाए तो, हाइगेंस थ्योरी का ड्रॉबैक? उन्होंने मैकेनिकल वेव ओके, और उन्होंने क्या मैकेनिकल वेव की वजह से क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, हाइपोथेटिकल मीडियम कंसीडर। हाँ, एक हाइपोथेटिकल मीडियम कंसिडर कर दिया। और जब बाद में आगे रिसर्च हुआ तो मतलब पता चला, काफी सारे लोगों ने प्रैक्टिकल करके ये प्रूव किया कि यार ऐसा कुछ मतलब नहीं है, एक कोई वैक्यूम में ऐसा आप हाइपोथेटिकल मीडियम नहीं कंसिडर कर सकते, कोई ऐसा हाइपोथेटिकल मीडियम नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो ये सिचुएशन थी कि हाइगेंस की वेव थ्योरी में ये प्रॉब्लम थे। अब उन्होंने क्या किया, मतलब ऑफ कोर्स वेव का एक प्रिंसिपल दिया कि लाइट कैसे प्रोपोगेट होती है, मतलब समझ गए आप, वेव को फील करा है कि वेव किस फॉर्मेट में जाती है, तो वो सारी चीजें उन्होंने बताई। तो बेसिकली हम उसको बोल सकते हैं कि उनका प्रिंसिपल, मेन प्रिंसिपल क्या था कि वेव कैसे मूव हो रही है। तो उसके लिए उन्होंने एक टर्म डिफाइन किया, वो टर्म था वेव फ्रंट। टू प्रूव हिज थ्योरी उन्होंने पूरा एकदम सिस्टमैटिक नेम लिया और जो कि एकदम करेक्ट पॉइंट पे है। तो उन्होंने एक टर्म क्या डिफाइन किया, वेव फ्रंट। देखें, देखो नाम से बिल्कुल क्लियर है, इनका नेम क्लियर है, वेव फ्रंट, मतलब वेव का जो एकदम फ्रंट वाला पार्ट है वो उन्होंने उसे वेव फ्रंट बोला हुआ है। तो वेव फ्रंट क्या क्या चीजें हैं देखें, देखिए वेव फ्रंट को एक्सप्लेन कर लेते हैं पहले। अगर हम बात करें, सो फ्रॉम अ सोर्स the light distributes in all possible direction. So from a source the light distributes in all directions. ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि लेट से लाइट का ये सोर्स है और इससे लाइट ऑल डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, और वेव के फॉर्मेट में जा रही है। तो उन्होंने क्या बताया कि अगर मैं एक हाइपोथेटिकल पॉइंट कंसिडर करूं और जिसमें वेव, मतलब आप जान गए वेव मतलब ये, तो ये जो फेज है सेम फेज इसका होगा 90 डिग्री वाला फेज। तो अगर मैं वेव की बात कर रहा हूं, एक वेव की हाँ, बात कर रहे हैं हम, तो एक वेव में अगर मैं ऐसे पॉइंट सेलेक्ट करूं जिनका फेज क्या है, सेम है, मतलब लेट से ये एक वेव है, लेट से एक वेव है, ये लेट से एक वेव है, तो जितने 90 डिग्री वाले हैं सबको अगर मैं मैच करती हुई एक लाइन हाइपोथेटिकल डाल दूं तो वो क्या बन जाएगी, एक वेव फ्रंट बन जाएगा। मतलब वेव का बेसिकली सेम फेज के जो पॉइंट्स ज्वाइन करने वाली एक हाइपोथेटिकल लाइन है उसको क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट। समझ आया सबको वेव फ्रंट क्या है? हाँ, ओके, तो मैं लिख देता हूं, and a hypothetical plane containing all the points
of medium having same phase. Okay, having same सर वो phase. सिंगल वेव में बना सकते हैं या डिफरेंट वेव्स में आएगा? डिफरेंट वेव में नहीं, सिंगल वेव के लिए है, दो डिफरेंट वेव के लिए नहीं बनाएंगे, किसी एक वेव के लिए है. So having same phase at an instant, okay, at any or at an instant is called wave front. तो दो डिफरेंट वेव का वेव फ्रंट क्या होगा? डिफरेंट होगा. तो आप उनको मिला के वेव फ्रंट नहीं बनाएंगे, हम दो डिफरेंट वेव का अलग अलग वेव फ्रंट बनाएंगे. मतलब देखो वेव फ्रंट मतलब सिंपल क्या है, अगर मैं बात करूं कि लेट्स से पॉइंट सोर्स है, ये क्या है? पॉइंट सोर्स. तो देखो वेव फ्रंट कैसा मिलेगा, आपको पता है पॉइंट सोर्स से हर डायरेक्शन में जाने वाली ये लाइट रेज. सो लाइट रेज इस तरीके से जा रही हैं. तो बड़ी सिंपल सी बात है, जिसने जितनी ज्यादा डिस्टेंस कवर की वही तो उसका क्या बन जाएगा? इनडायरेक्टली सेम फेज में हो जाएंगे वो सारे. तो इसका मतलब अगर मैं इसमें देखूं तो वेव फ्रंट कैसे दिखेंगे? इस तरीके से दिखेंगे. समझ आया सबको? ये रेड वाले क्या है? वेव फ्रंट. मुझे नहीं लगता वेव फ्रंट में कोई ज्यादा डाउट है किसी को, बहुत ही सिंपल सी चीज है. क्लियर सबको? वेव फ्रंट. हाँ, सोर्स पे डिपेंड करेगा यार, सोर्स अगर अलग टाइप का है तो वेव फ्रंट अलग होगा. मतलब कैसे? अगर एक सोर्स है और मैं बहुत दूर देख रहा हूं, पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स में मैं बहुत ही दूर देख रहा हूं, तो देखना क्या दिखेगा? पहले रहेगा ऐसा, इस तरीके से, इस तरीके से. आप देख रहे हैं जैसे जैसे मैं सोर्स से जाता जाऊंगा ये जो सरफेस फील होगा बहुत ही फ्लैट होता जाएगा. तो नियरली ये सरफेस क्या होगा जब बहुत दूर हो जाएगा, तो ये सरफेस कैसा फील देगा? बहुत बड़ा सर्किल बनाएगा और नियरली कैसा हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा. क्लियर? तो ये थोड़ा सा समझना है कि ये जो वेव फ्रंट है, अगर बहुत दूर से लाइट आ रही है तो वो वेव फ्रंट नियरली कैसा हो जाता है? फ्लैट. फ्लैट हो जाता है. तो ये वेव फ्रंट कैसा है? ये वेव फ्रंट कैसा है? ये स्फेरिकल है, बट ये भी स्फेरिकल है. लेकिन थोड़ी देर बाद ये कैसा हो जाता है? बहुत ही एट लार्ज डिस्टेंस, एट लार्ज डिस्टेंस वेव फ्रंट कैसा हो जाता है? प्लेनर. कोई डाउट किसी को इसमें? एक पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट कैसा हो सकता है? दूसरा एक डिफरेंट टाइप का सोर्स अगर देख ले, लेट्स से ऐसा कुछ सोर्स ले लेते हैं. ये सोर्स कैसा है? रॉड टाइप का है. तो रॉड टाइप का है तो इसके वेव फ्रंट देखें, इसकी वेव तो ऐसे निकलेंगी ना, देख रहे हैं? तो इसका मतलब अगर मैं इसके वेव फ्रंट्स बनाऊंगा तो इसके वेव फ्रंट बहुत ही सिंपल दिखेंगे. कैसे? प्लेनर. समझ आया सबको? ये रॉड वाले सोर्स के वेव फ्रंट्स कैसे रहेंगे? प्लेनर रहेंगे. तो इस तरीके से हम देख सकते हैं तो इसके वेव फ्रंट अगर हम बात करें तो ये है प्लेनर. सोर्स कैसा है? लाइन सोर्स. पता है वेव फ्रंट में किसी को दिक्कत कुछ? वेव फ्रंट समझ आया? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि राइट द प्रॉपर्टी ऑफ वेव फ्रंट तो क्या लिखेंगे बताएं? एटलीस्ट टू प्रॉपर्टीज. एटलीस्ट टू प्रॉपर्टीज वेव फ्रंट की. All points on a wavefront are in same phase. ओके ठीक है. प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फ्रंट मैं बहुत ही शॉर्ट में लिख रहा हूं. प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फ्रंट.
बताएं। नंबर 1, ऑल पॉइंट्स इन अ वेव फ्रंट आर इन सेम फेज। बताए, कोई डाउट इसमें? बताए, कोई डाउट? नहीं। अच्छा, दूसरी कोई प्रॉपर्टी बताएं। बताएं दूसरी प्रॉपर्टी। They cannot intersect. ठीक है। एक सोर्स का वेव फ्रंट इंटर नहीं कर सकता, दो सोर्स का वेव फ्रंट इंटर कर सकते हैं। सोचो, एक सोर्स ये, एक सोर्स ये है, बट एक सोर्स के दो वेव फ्रंट कभी भी ओवरलैप नहीं कर सकते हैं। ओके, सो टू वेव फ्रंट्स of same source never intersect. और इसमें से देख के बताएं कुछ। अच्छा, दो वेव फ्रंट के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी? बताएं। पास में होगा तो R2 माइनस R1। पास में होगा मतलब क्या, कैसे? सिमिलर टाइप का वेव फ्रंट चाहिए। सोचो, मुझे चाहिए 90 डिग्री वाले वेव फ्रंट, ऐसे पार्टिकल जो 90 डिग्री फेज में है। तो बताओ कहाँ कहाँ पर मिलेंगे 90 डिग्री फेज के? लैम्डा होगा। वेरी गुड, कितना होगा? लैम्बडा। लैम्डा। समझ आया सबको? क्या प्रॉपर्टी हो जाएगी? डिस्टेंस between two similar type of wavefronts front is n lambda। आप समझ रहे मैं n lambda क्यों लिख रहा हूं? n कैन बी एनी नंबर, जरूरी थोड़े ना lambda हो, 2 lambda भी तो हो सकता है ना। क्लियर? हाँ, एक बहुत ही अच्छी डायरेक्शन, एक चीज आपको मिल रही होगी, आप हर जगह पर नोटिस करो। ये क्या है? ये जो मैं ग्रीन एरो बना रहा हूं, ये क्या है? ये ग्रीन एरो क्या है? ये डायरेक्शन ऑफ क्या है? लाइट। Light rays. हाँ, डायरेक्शन ऑफ वेव और लाइट। तो वेव फ्रंट की खास बात और क्या आ गई? एक इट इज, नॉर्मल डायरेक्शन शो करे। हाँ, इट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। इट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। क्लियर है यार? वेव फ्रंट की सारी बातें क्लियर सबको? ओके, अब बात कर लेते हैं हाइगेंस प्रिंसिपल की, कि उसने क्या बताया कि वेव मतलब किस तरीके से वेव मूव करने वाली है, उस चीज को उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो हाइगेंस प्रिंसिपल देख लेते हैं। देखिए, हाइगेंस प्रिंसिपल ने क्या बताया? हाइगेंस प्रिंसिपल किससे रिलेटेड है? प्रोपगेशन ऑफ वेव से। किससे रिलेटेड है? प्रोपगेशन ऑफ वेव, मतलब वेव कैसे चलेगी। देखिए, तो उसने अपने सिस्टम में दो तीन वर्ड्स इंट्रोड्यूस किए। एक इंट्रोड्यूस किया प्राइमरी सोर्स।
प्राइमरी सोर्स मतलब क्या होगा, आप जानते हैं प्राइमरी सोर्स मतलब मेन सोर्स ऑफ लाइट। ठीक, फिर उसने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया सेकेंडरी सोर्स। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था, क्या, ईच पॉइंट ऑफ अ वेव फ्रंट acts as a secondary source। समझ आ रहा है? प्राइमरी सोर्स क्या है, मेन सोर्स, और सेकेंडरी सोर्स क्या है, सेकेंडरी सोर्स देखें क्या है, वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट। हर एक पॉइंट, मतलब वो एक नया सोर्स बन जाएगा। तो अगर मैं बात करूं कि हाइगेंस प्रिंसिपल की मतलब मेन बात क्या है हाइगेंस प्रिंसिपल, तो इसका मतलब ये है, थोड़ा सा इस फॉर्मेट में देख सकते हैं, पहले मैं समझा देता हूँ फिर मैं लिख देता हूँ कि क्या होता क्या एग्जैक्टली हाइगेंस प्रिंसिपल। मतलब हाइगेंस प्रिंसिपल ने बताया सिंपल सा कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट रहेगा हमारा। सपोज ये एक सोर्स है, ये क्या है, सोर्स। तो हाइगेंस ने बताया क्या कि अगर मुझे पता है कि ये सोर्स से डिफरेंट टाइप ऑफ ऐसे रेस जा रही होंगी, तो उसने बताया कि अगर मैं सेम फेज वाले पार्टिकल्स का एक पॉइंट मैच करूं तो वो क्या बन जाएगा, ये ग्रीन वाला क्या बन गया हमारा, वेव फ्रंट। वेव फ्रंट। अब उसके बाद उसने बताया क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी सोर्स। तो पहला ये जो सोर्स है इसे हमने क्या बोला, प्राइमरी सोर्स। ये क्या है, प्राइमरी सोर्स। अब ये हुआ कि ये जो वेव फ्रंट है इसका हर एक पॉइंट, इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट, ये क्या बन गया, एक सेकेंडरी सोर्स। क्या बन गया, ये एक सेकेंडरी सोर्स। अब उसने बताया कि प्राइमरी सोर्स क्या करता है, प्राइमरी सोर्स वेव निकालता है हर तरफ। मैं ऐसे कंसिडर कर सकता हूँ कि ये प्राइमरी है तो ये ऐसे ऐसे वेव्स निकालेगा। तो उसने बताया कि ये जो वेव फ्रंट पे कोई भी पॉइंट पिक करो, वो लोग भी किसकी तरह काम करेंगे, सोर्स की तरह। मतलब वो लोग भी अपनी ऐसे अलग अलग वेव्स ऐसे निकालेंगे। समझ आया क्या, इस तरीके से वेव प्रोपगेट होती है। तो पॉइंट सबको क्लियर समझ आया कि उसने क्या बताया, उसने ये बताया कि ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब अगर मैं ये सोर्स मान रहा हूँ, देखें हाइगेंस प्रिंसिपल क्या है, मैं फिर से बता रहा हूँ और लिखा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है, आपको अच्छे से समझ आना चाहिए कि हाइगेंस प्रिंसिपल ने बताया कि ये एक प्राइमरी वेव फ्रंट बना, फिर इसके बाद मल्टीपल वेव फ्रंट्स होंगे, इस तरीके से नेक्स्ट वेव फ्रंट होगा, नेक्स्ट वेव फ्रंट होगा, इस तरीके से होंगे। तो उसने बताया वेव फ्रंट इस तरीके से नहीं बन रहे हैं। उसने क्या बताया कि ये जो प्राइमरी है सोर्स, उसके बाद जो वेव फ्रंट आएगा उसके सारे सोर्स कैसे काम करेंगे, सेकेंडरी के जैसे काम करेंगे। मतलब इस तरीके से। समझ आया सबको, सेकेंड सोर्स है तो इसके भी अपने इस तरीके से होंगे। सबको समझ आ गया कि किस तरीके से वेव प्रोपगेशन होगा। अच्छा, तो पॉइंट ये है कि क्या नेक्स्ट वेव फ्रंट को ही सेकेंडरी बोलेंगे क्या, मैंने क्या लिखा है, Each point of wave. ऑफ अ वेव फ्रंट, मैटर नहीं करता कि वो कौन सा वेव फ्रंट है। तो इसका मतलब हमें नेक्स्ट वेव फ्रंट अगर मैंने बना लिया तो उसका हर एक पॉइंट क्या बन जाएगा, नया सोर्स बन जाएगा। क्लियर। तो इसका मतलब लेट से मैंने एक नया वेव फ्रंट ले लिया तो उसके भी सारे पॉइंट्स क्या बन जाएंगे, एक नया सोर्स बन जाएंगे। तो मतलब लेट से कि ये नया वेव फ्रंट है तो ये सारे पॉइंट्स किसकी तरह काम करेंगे, न्यू सोर्स की तरह। और ये सब लोग भी क्या करेंगे, फिर एक्सपेंड करेंगे रेज। समझ आया।
पैटर्न समझ आया कि क्या चल रहा है, किस तरीके से वेव प्रोपोगेट होती है, ये हाइगेंस की थ्योरी थी। ठीक, तो दिक्कत ये है कि सेकंड वाला वेव फ्रंट कैसे ड्रॉ करेंगे। पहला वेव फ्रंट तो ड्रॉ कर लिया, तो सेकंड वेव फ्रंट ड्रॉ करने के लिए उसने बताया कि आपको पता है कि वेवलेंथ जितना होने वाला है, तो अगर मुझे पता है कि वेव की स्पीड कुछ v है और टाइम पीरियड है t, तो ये क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। तो अगर मैं इतने डिस्टेंस का एक सर्किल बनाऊं, कितना लेमडा वेवलेंथ का या फिर v इंटू टी का एक नया सर्किल बनाऊं, अगर इस तरीके से, नया सर्किल बना रहा हूं मैं, तो हाइगेंस ने बताया कि अगर इन सब का एक कॉमन टेंजेंट बना दें तो वो हमारा क्या बन जाता है, नेक्स्ट वेव फ्रंट। समझ आया नेक्स्ट वेव फ्रंट कैसे बनाते हैं। तो इसका मतलब अब इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट क्या करेगा, खुद वेव की तरह काम करेगा। तो मतलब समझ आया सबको। अब इनका जो कॉमन टेंजेंट होगा वो क्या बन जाएगा, वो नेक्स्ट वेव फ्रंट बन जाएगा। समझ आया सबको या नहीं, बताए। हाइगेंस प्रिंसिपल क्लियर। हाँ तो इस तरीके से हो जाएगा नेक्स्ट वेव फ्रंट। हाइगेंस प्रिंसिपल क्या है, उसने बताया कि जो है वेव आगे जो सेकेंडरी सोर्स है वो आगे की तरफ वेव करेगा। अच्छा, प्राइमरी सोर्स से लाइट किस तरफ जा सकती है, ये प्राइमरी सोर्स है, हर तरफ जा सकती है ना लाइट। हाँ सोचो मैंने वेव फ्रंट बनाया और इन सबको बोल दिया मैंने क्या, सेकेंडरी सोर्सेज, तो ये लोग भी ऐसे ऐसे लाइट आगे की तरफ भेजेंगे। दिक्कत ये है कि ये पीछे भी तो भेज सकते हैं ना, पीछे भेज देंगे तो सब कुछ तो गड़बड़ हो जाएगा, लाइट पीछे वापस कैसे जा सकती है। तो इसका मतलब उसने एज्यूम किया कि जो सेकेंडरी सोर्स है उसकी खास बात क्या होगी, कि वो अपने वेव फ्रंट के पीछे तरफ लाइट नहीं भेजेगा, हमेशा कहाँ भेजेगा, आगे की तरफ। तो समझ आया क्यों दो वर्ड उसने यूज किए, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी कहाँ लाइट भेज सकता है, प्राइमरी कहाँ लाइट भेज सकता है, ऑल हर डायरेक्शन। डायरेक्शन। और सेकेंडरी सिर्फ कहाँ भेजेगा, फॉरवर्ड, बैकवर्ड नहीं आएगा। समझ आया कॉन्सेप्ट, किसी को कोई डाउट इसमें। बताएं, हाइगेंस प्रिंसिपल समझ आया। हाँ सर। ओके, तो चले हाइगेंस प्रिंसिपल को लिख लेते हैं प्रॉपर से, इस चीज को समझ लेते हैं कि क्या उसने बताया। और सबसे खास बात, जो प्राइमरी सोर्स है, प्राइमरी सोर्स की अच्छी बात क्या है, इट कैन एमिट डायरेक्शन इन ऑल डायरेक्शन। सो इट एमिट light in all directions। और जबकि ये क्या करेगा, only emits in forward direction। okay, so only emits in forward direction। तो उसने ऐसे कंसिडर किया और उसके बेसिस पर उसने फॉरवर्ड और के बारे में बताया कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही रहेगी। तो हाइगेंस प्रिंसिपल देख लेते हैं, मतलब बेसिकली क्या बताया उसने चीजों को कौन सा पूरा समझ आया कि नहीं। बता यार, ये कॉन्सेप्ट सबको समझ आया ना पूरा। हाँ ओके,
तो चले देख लेते हैं पूरा प्रिंसिपल टाइप में लिख लेते हैं, स्टेटमेंट वाइज़ आप लोग रीड कर लेंगे।
ओके, देखिए यार, तो अगर बात करें टोटल ओवरऑल कि ओवरऑल थ्योरी क्या है हाइगेंस प्रिंसिपल की, तो बहुत ही सिंपल है। मैं एकदम आपको स्ट्रेट और सारी चीज़ें बता देता हूँ क्या-क्या बताया। उसने बताया कि पहले प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स, बताओ ये सबको समझ आया? और बोर्ड्स में याद रखना है 2 नंबर के लिए आता है प्रॉपर स्ट्रेट हाइगेंस प्रिंसिपल। तो बताएं प्राइमरी सोर्स सेकेंडरी सोर्स सबको समझ आया? हाँ। अब जो लाइट प्रोपगेशन में प्राइमरी सोर्स पर हमने सेकंड वेव फ्रंट पे, फर्स्ट वेव फ्रंट पे जो हमने सेकेंडरी सोर्स अज्यूम किए, उससे हमें एक लैम्डा वेवलेंथ जितनी रेडियस का क्या बनाना है, ड्रॉपलेट्स बनाना है। तो ये जो हम ये नेक्स्ट वेव ड्रॉ कर रहे हैं, इनको हम क्या बोल रहे हैं, वेवलेट्स। ओके, तो ये ड्रॉ करना है और इनकी जो कॉमन टेंजेंट होगी, तो जैसे ये रेड वाला क्या है, कॉमन टेंजेंट, ये क्या एक टाइप की कॉमन टेंजेंट है, तो वो क्या बन जाता है हमारा नेक्स्ट वेव फ्रंट। समझ आया सबको? तो बस इतना ही लिखा हुआ है, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स के बारे में बताया हुआ है और बताया हुआ है कि वेव कैसे प्रोपोगेट हो रही है। ठीक। अच्छा, इस थ्योरी की खास बात यह है कि मतलब बिल्कुल हाइपोथेटिकल थ्योरी है, बिल्कुल एम्पिरिकल थ्योरी है, किसी भी चीज का कोई प्रूफ नहीं दिया है, सिर्फ बोला है कि ऐसा होता है। कोई रीजन नहीं है कि सेकेंडरी सोर्स से लाइट पीछे क्यों नहीं जाएगी, कोई रीजन है क्या? नहीं, बस उसने फील किया कि यार पीछे तो नहीं जाती है, तो बोल दिया कि लाइट सेकेंडरी सोर्स होता है और सेकेंडरी सोर्स से लाइट कहाँ जाएगी, सिर्फ आगे की तरफ जाएगी। तो एक चीज याद रखना है कि ये जो थ्योरी है इसकी, ये टोटली क्या है, हाइगेंस थ्योरी की अगर हम यहाँ पे बात करें, ये तो ये टोटली एक टाइप की एम्पिरिकल थ्योरी है, याद रखें। ठीक है यार सबको? तो दोनों चीजें समझ आई, वेव फ्रंट, वेवलेट्स, प्राइमरी सेकेंडरी सब कुछ। हाँ। अच्छा, हाँ सर। इससे उसने क्या किया, इस वेव फ्रंट वाली थ्योरी से उसने काफी सारी चीजों का प्रूव करने का ट्राई किया। ठीक, उसने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो फिनोमिना थी, जैसे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, उसको उसने प्रूव करने का ट्राई किया। किस थ्योरी से? हाइगेंस थ्योरी से अपने। ठीक है, तो देखें बोर्ड्स में है, इसलिए आप लोग अच्छे से ये प्रूफ्स ध्यान देंगे। तो देखें सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किस पे बेस्ड, वेव थ्योरी पे बेस्ड, कि कैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को प्रूव किया गया वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं बता रहा हूँ, फिर से बोर्ड्स में है, बट मैं इतना आपको पूरा फुल डिटेल पे लिख के नहीं बता रहा हूँ। बोर्ड्स में हमेशा 2 नंबर के लिए आता है इस चैप्टर में से, इधर हाइगेंस प्रिंसिपल या फिर क्या आएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये सब प्रूव करने के लिए आएगा। तो मैं बता रहा हूँ कि मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, मैं ये नहीं लिखता हूँ कि आपको थोड़ा सा हैबिट में डालना है, लेट से पूरी डिटेल लिखनी पड़ेगी, दैट देयर इज अ मिरर, तो पूरी डिटेल लिखेंगे कि लेट से ये क्या है, एक मिरर है। अब मैंने बताया कि लाइट हमेशा कैसे आ रही है, वेव फ्रंट के फॉर्मेट में। तो सोचो बहुत ही दूर से अगर लाइट आ रही है तो किसके फॉर्मेट में आएगी, लाइट बहुत दूर से अगर आ रही है तो वेव फ्रंट के फॉर्मेट में आएगी। कैसा वेव फ्रंट होगा, प्लेनर वेव फ्रंट होगा। डन, किसी को कोई डाउट यहां तक? अगर लाइट रे आ रही है तो ये क्या होगा, एक ये क्या होगा, वेव फ्रंट। देखें, तो अभी क्या होगा, मुझे पता है कि ये चीज क्या है हमारी, वेव फ्रंट। तो ये सब क्या है, आपको लिखना पड़ेगा, आपको प्रॉपरली क्या होना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग वेव फ्रंट किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो अच्छा, पहले जब भी हम वेव फ्रंट बनाया तो हमने तुरंत क्या दिखा दिया, एक नॉर्मल दिखा दिया कि लेट्स सी ये क्या है, एक नॉर्मल है, और इस एंगल को हमने बोला है आई, और ये एंगल क्या हो गया हमारा, आर। ठीक है, तो अच्छा आर ये नहीं है, एक्चुअली आर ये नहीं होगा, आर तो इसका रिफ्लेक्शन होगा, ये लाइट रे कहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी वो, तो लेट्स से लाइट रे यहाँ पर आई और अब रिटर्न आ रही है ऐसे, तो ये लाइट रे जो यहाँ से आई, मानते हैं ये क्या थी, ए लाइट रे थी,
तो ये जो रेड कलर से मैंने यहाँ पे बनाई, ये क्या है, वो रिटर्न वाली लाइट रे है। हमें एट द एंड प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ये जो रिटर्न वाला एंगल है वो भी कितना है, सेम है। यही तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ ना, कि रिटर्न का जो एंगल है वो ये होगा। अच्छा अब समझो कि यार जैसे ही एक लाइट रे आई, यहाँ पर देखो ये वेव फ्रंट था, जैसे ही ये वेव फ्रंट आ गया तो ये लाइट तो पूरी फेज में रहेगी ना। अब ये वेव फ्रंट आने की वजह से क्या हुआ, ये टिल्ट हो गई, ये लाइट रे आई, ये लाइट रे टिल्ट हो गई। क्या ये वाली वेव फ्रंट की ये लाइट टिल्ट हो पाई क्या अभी, बताए? क्या इसे अभी टाइम मिला टिल्ट होने को इसे? नहीं। नहीं, वो तो स्ट्रेट आ गई। इसका मतलब स्ट्रेट आने के बाद यहाँ तक, फिर ये भी रिटर्न जाएगी, तो लेट्स से ये भी रिटर्न चली गई। अच्छा रिटर्न जाने के बाद अगर दोनों का ऐसा वेव फ्रंट फिर से सेम हो गया, क्लियर? क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वेव किस के फॉर्मेट में आना चाहिए, वेव फ्रंट के फॉर्मेट में आना चाहिए। तो रिटर्न होने के बाद तुरंत कैसा हो जाना चाहिए, वेव फ्रंट पहले जैसा हो जाना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमें पता है ये लाइन आगे जाएगा और यहाँ पर हम फिर से एक नॉर्मल बना देंगे, और बिकॉज इंसिडेंट एंगल तो यही रह रहा है, आ ही रह रहा है, अब ये फिर से रिटर्न जाएगा। इस तरीके से। तो ये एंगल क्या है, आर। हमें जो देखना है वो ये एंगल है आर। अब पॉइंट क्या है कि वेव फ्रंट जिस तरीके से आया, समझ रहे हैं, जिस तरीके से वेव फ्रंट आया अगर उसी तरीके से रिटर्न हो गया तो काम बन जाएगा। तो मतलब अगर मैं बात करूं कि ये एक वेव फ्रंट है, ये क्या है, एक वेव फ्रंट है, तो रिटर्न आने पे अगर वो वेव फ्रंट वहीं पर चला जाएगा तो ये कंफर्म हमारा आइडिया रहेगा। तो हमें पता है कि वेव फ्रंट क्या होने वाला है, रिटर्न जाने वाला है। तो रिटर्न वाला वेव फ्रंट कैसा दिखेगा, ये होगा। समझ आया रिटर्न वाला वेव फ्रंट? क्योंकि लाइट हमेशा किसके फॉर्मेट में मूव होने वाली है, वेव फ्रंट के फॉर्मेट में। तो ये भी क्या है, अभी वेव फ्रंट है, और ये जो लाइट है ये क्या है, रिफ्लेक्टेड लाइट। और ये वाली क्या है, इंसिडेंट। दोनों को देख लेते हैं, ये इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्टेड है। अब बताएं हमें प्रूव क्या करना है। आपने क्लास 10th में सीखा होगा, बहुत सारी चीजें हमें प्रूव करनी होती है। सोचो मुझे प्रूव करनी है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर वैलिड हो रहा है, ठीक? तो मुझे क्या प्रूव करना चाहिए एग्जैक्टली अगर मुझे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव करना है तो मुझे क्या प्रूव करना चाहिए, बताएं? I equal to R. हाँ, आई इक्वल टू आर तो प्रूव करना है, लेकिन आई इक्वल टू आर प्रूव करने के लिए हमें क्या पता होने चाहिए, कुछ साइड्स वगैरह पता होना चाहिए। याद है कॉन्ग्रेंट थ्योरम? कॉन्ग्रेंट अगर प्रूव कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि मतलब ये एंगल भी इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या चीजें प्रूव करनी है, कॉन्ग्रेंस ही प्रूव करना है। ठीक, तो चलो नेम दे देते हैं, कुछ नेम देते हैं और उसके बेसिस पे हम वर्क कर लेते हैं पूरा प्रॉपर। देखिए नेम्स क्या कर लेते हैं, नेम्स लिख लेते हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट को दे दिया ए, और इसका दूसरा वेव फ्रंट कहाँ है, ये बी। ये पॉइंट क्या बन गया, बी। ठीक है, दूसरा रिटर्निंग वाला वेव फ्रंट, उसको नाम दे देते हैं लेट्स से सी डी। तो मान लेते हैं कि ये दो वेव फ्रंट है, ठीक है? तो ये वेव फ्रंट किसी पॉइंट पर कट कर रहे हैं, मान लेते हैं वो पॉइंट ये वाला हो गया क्या, ई। तो लेट्स से ये पॉइंट हो गया ए बी सी डी। देखिए इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है और ये एक वेव फ्रंट, ये दो वेव फ्रंट के पॉइंट है, तो इन दोनों को हम क्या नेम दे देते हैं, सी, और इस वाले को दे देते हैं डी। ठीक है, दोनों वेव फ्रंट के पॉइंट है।
और ये जो बीच में कट कर रहा है इस पॉइंट को दे देते हैं क्या, ई। ठीक, तो एट द एंड हमें क्या पॉइंट करना है कि स्टार्ट करते हैं। जैसे ही वेव फ्रंट आया, सबसे पहले किस पॉइंट पर आया वेव फ्रंट, ए पॉइंट पर, और ए पॉइंट पर आने के बाद क्या हो गया, रिटर्न जाने लग गया। कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की, ए टू डी, दिख रहा है सबको। सो आफ्टर, यहाँ पर देखें, पहले ये सब डिटेल आपको लिख देना होता है बोर्ड्स में कि ये गिवन है, ये सिचुएशन है, और ये सारी चीजें लिख देनी है। उसके बाद से आगे की हम बातें स्टार्ट करते हैं। एट, लेट्स से at t is equal to 0, the point A reaches to the glass, or mirror। ठीक है, पॉइंट ए सबसे पहले क्या हुआ, मिरर के पास पहुंचा। अब उसके बाद क्या होगा, आफ्टर टाइम t, डिस्टेंस कवर्ड, बताओ टी टाइम बाद कहां पर पहुंच गया। लेट से वो ए वाला जो था वेव फ्रंट, वो कहां पर पहुंच गया, डी पर, ए टू डी। समझ आया सबको, ए टू डी। अच्छा, उतने टाइम पे बी वाले ने कितना कवर किया, बाई रे एट ए। अगर हम बात करें डिस्टेंस कवर्ड बाई रे एट बी, बताए बी ने कितनी ट्रेवल कर ली, बी वाला कहां तक पहुंचा, जब तक कि वेव फ्रंट सेम रहना चाहिए ना, मतलब सी और डी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब कितनी दूर पहुंचा हुआ, बी टू सी पहुंचा ना। डिस्टेंस कवर्ड कितनी हो जाएगी, बी टू सी। सबको क्लियर है, ये पॉइंट समझ में आया कि ये जो वेव फ्रंट बनाया मैंने, इस वेव फ्रंट में ये वेव फ्रंट जितना टर्न हुआ उतनी देर में तो ये वेव फ्रंट यहाँ पर पहुंच के टर्न होगा ना, क्योंकि एट द एंड दोनों को कैसा होना चाहिए, सेम वेव फ्रंट के फॉर्मेट में जाना चाहिए। तो जितनी देर में इसने यहाँ कवर किया उतनी देर में इसने कहाँ ट्रेवल किया, यहाँ ट्रेवल किया। सबको समझ आया ये बात, क्लियर। अच्छा, अब समझे, अगर मैं बात करूं एज द स्पीड ऑफ लाइट इज सेम, सब लोग कहां पर है, एयर पे ही है ना। सो स्पीड ऑफ लाइट इज सेम फॉर बोथ, डिस्टेंस कितनी कवर की होगी, सेम कवर की होगी ना दोनों ने टी टाइम पे। तो इसका मतलब क्या होगा, ए डी मस्ट बी इक्वल टू बी सी। कोई डाउट इसमें किसी को, ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो इसका मतलब ये देखूं, अगर मैं इन ट्रायंगल, देन इन ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं, कौन कौन सा, ए बी सी और ए डी सी वाला, कौन सा, ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी। तो देखें यहां पर बना लेता हूं, ये दोनों ट्रायंगल मतलब कैसे हैं, ये है ना, ओके। तो ये क्या सिचुएशन हो जाएगी, यहाँ पर ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ठीक है, सॉरी ये पॉइंट क्या था, डी, बी इसका वेव फ्रंट का पॉइंट था, ठीक है। तो ये पॉइंट इसके वेव फ्रंट का पॉइंट था बी, तो बी से ई तक जितना आया वो, सॉरी बी से सी तक, ये उसका परपेंडिकुलर है, दूसरे का वेव फ्रंट है ये।
तो ये दूसरी रे थी और ये वाला रे दूसरा था। तो दोनों ट्रायंगल पे देखो हमें क्या प्रूव करना है, ये देखें। हमें दोनों ट्रायंगल को यहाँ से पिक कर लेते हैं। दोनों ट्रायंगल क्या आ रहे हैं, दोनों ट्रायंगल, सबसे पहले तो हमें एक साइड पता चल गई, क्या AD इज इक्वल टू कितना है, BC। अच्छा, एक एंगल और कि यार ये वेव फ्रंट है ना, मतलब ये जैसे AD लाइन है, तो क्या सिचुएशन होगी वहां पर, ये अगर लाइन है AD, तो ये C तो इस पे परपेंडिकुलर है ना। तो मतलब अगर हम बात करें यहाँ पर कि ये जो वेव फ्रंट होता है वो हमेशा कैसा होता है, 90 डिग्री का होता है ना। तो वेव फ्रंट हमें पता है कि वेव की डायरेक्शन से 90 डिग्री पर होगा। तो एंगल B और एंगल D कैसे होंगे, दोनों सेम सेम होंगे और कैसे हैं, 90 डिग्री है। 90 डिग्री। हाँ, तो एंगल ABC की बात करें, एंगल ABC एंड एंगल ADC, ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, 90 डिग्री। ठीक, तो बेसिकली हमें क्या पता चल गया, हमें एक साइड पता चल गई और एक एक एंगल पता चल गई। और देखो दोनों का बेस भी सेम है, बेस भी क्या है, सेम है। बेस क्या है, AC इज इक्वल टू AC। तो बताओ कौन सी थ्योरम लग गई दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने में। विशेष यस ओके, कौन सा, कौन साइड सी, एंगल सेंटर राइट, ओके, RHS लग गया, एचएस राइट हाइपोटेनिस और साइड। साइड ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रायंगल ABE and sorry ABC and ADC are congruent। क्या यूज किया हमने, यूजिंग राइट हाइपोटेनिस साइड। तो अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर गए तो इसका मतलब काम बन गया ना, इस ट्रायंगल के सारे एंगल उस ट्रायंगल के सारे एंगल के सेम होंगे। क्लियर, तो इसका मतलब ये होगा कि हॉरिजॉन्टल से जो एंगल आया है ये एंगल सेम होगा इस वाले एंगल के। तो लिख देते हैं कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, ये सेम होगा किससे, इस वाले से। क्लियर, तो इसका मतलब क्या होगा, BAC, एंगल BAC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल BAC एंगल DCA, एंगल DCA, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब इन दोनों इक्वल होने के बाद अब हमें I और R से रिलेट करना है। तो बताओ I और R को कैसे रिलेट कर सकते हैं दोनों में, दोनों ट्रायंगल में ये वाला जो एंगल है, ये इसको I और R से कैसे लिख सकते हैं। तो देखें, ये तो हमें पता है कि ये वेव फ्रंट है, ये 90 डिग्री पे था, हमने एक नॉर्मल डाल दिया यहाँ पे 90 डिग्री। तो अगर ये समझे, अगर ये I है तो इसका वेव फ्रंट के साथ कितना हो जाएगा, 90 90 माइनस I। तो इसका मतलब इसका जो इस साइड के साथ है वो कितना हो जाएगा, I हो जाएगा ना। हाँ, समझ आया, तो इसका मतलब ये हमने बनाया A और ये हमने बनाया क्या, पॉइंट B, और उसके बेसिस पे हमने ये चीजें लिख दी। सबको समझ में आ गया, हाँ, ये हुआ C। अच्छा, अब C को भी बना लेते हैं। तो C को अगर हम बनाते हैं, देखें C को बना लेते हैं, तो ये रिफ्लेक्टेड है, ये नॉर्मल है और ये इसका एक नॉर्मल अपना वेव फ्रंट। ये पॉइंट क्या था, D। क्लियर,
ये पॉइंट है डी। तो इसका मतलब ये दोनों 90 हैं, ये अगर क्या है आर है, ये क्या है रिफ्लेक्टेड एंगल है, तो ये कितना हो गया 90 माइनस आर। तो इसका मतलब ये भी कितना हो गया आर। समझ आया सबको? बताएं भाई, ये समझ आया सबको? तो इसका मतलब ये दोनों एंगल इनडायरेक्टली क्या है, आया आर। तो यहां से हमारा क्या प्रूव हो जाता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, तो देखें एक बार मैं फिर से समझाता हूं कि किस तरीके से वेव थ्योरी के फॉर्मेट से हम रिफ्लेक्शन प्रूव कर सकते हैं। पॉइंट समझ आ रहा है सबको? तो एट द एंड आपको क्या करना है, सिर्फ कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। मैं फिर से यहाँ पे पूरा फिगर बना के आपको फिर से समझा देता हूँ कि सपोज ये मिरर है, ठीक है, यहाँ पर एक वेव आई, ये, तो इसका हमने क्या ड्रॉ किया पहले, वेव फ्रंट। ये क्या है इसका वेव फ्रंट, डन। अच्छा, अब हमें पता है कि ये 90 डिग्री है। अब इसका रिफ्लेक्शन हमें ड्रॉ करना है, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक खुद का 90 डिग्री बनाना पड़ेगा। और इसका लेट से रिफ्लेक्शन हो गया ये, तो ये हो गया इसका रिफ्लेक्शन, ये हो गई रिफ्लेक्टेड लाइट। रिफ्लेक्टेड लाइट फिर क्या होगी, खुद एक वेव फ्रंट बनाएगी। तो इसका मतलब ये होगा कि इसका जो वेव फ्रंट है ये आगे की तरफ जाएगा इस तरीके से, और ये खुद रिफ्लेक्ट होगा। तो हमने जो रिफ्लेक्टेड वाली है उनको सबको ऐसे ड्रॉ करके रख लिया। प्रथमेश कोई डाउट बताएं? सर वो हमने पहले 2 इंसिडेंट रेस किए, वो वेव्स है या इंसिडेंट, मतलब दो 2 दो रेज हैं जो किसके फॉर्मेट में चल रही हैं, वेव के फॉर्मेट में चल रही है, मतलब इनका वेव फ्रंट मेंटेन रहना चाहिए। याद में ना था, डायरेक्शन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर फिक्स रहेगा वेव फ्रंट। मतलब रे हमेशा किस फॉर्मेट में चलेंगी, वेव फ्रंट। बेसिकली ये रे है ही नहीं, ये रे है ही नहीं, क्या चल रहा है आगे, वेव फ्रंट चल रहा है आगे। आई एम जस्ट सेइंग दैट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव। समझ आया? हाँ सर, मतलब वो ये दो रे नहीं है, ये वेव फ्रंट ही आके, ये जो स्काई ब्लू कलर का मैंने बनाया, ये वेव फ्रंट ही आया है, और यहाँ पर वेव फ्रंट टिल्ट होके रिटर्न जाने लग गया ब्लू कलर के फॉर्मेट में। हाँ क्लियर? तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैं दूसरा वेव फ्रंट बना देता हूँ। तो ये हो गया अपना दूसरा वेव फ्रंट। तो ये दो वेव फ्रंट्स हैं, और अब आपको प्रूव क्या करना है कि ये दो ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और बाई बेसिक मैथ्स हमने देखा है कि अगर ये आए है तो ये एंगल याद रखे, ये रिफ्लेक्टेड, ये आर है, इस आर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो आर है नहीं, ये हो जाएगा 90 माइनस आई। और बिकॉज ये वाला 90 है, ये क्या बन जाता है, आई। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा कि रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट आर है, तो ये वाला 90 माइनस आर है, ये कितना बन जाता है, आर। तो अगर मुझे प्रूव करना है तो ये जो दोनों ट्रायंगल है, इसे हमने क्या प्रूव कर दिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, काम बन गया। तो हमने किस तरीके से नेमिंग रखी थी, इसे ए कहा, इसे बी कहा हमने, तो ए बी हमारा एक सेगमेंट हो गया, फिर इसे हमने सी कहा और इसे डी कहा। और ये दोनों ट्रायंगल हमने क्या प्रूव कर दिए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए, क्या लगाकर, राइट हाइपोटेन्यूस वाला कॉन्सेप्ट। तो ये हाइपोटेन्यूस ही रहेगा, ये हाइपोटेन्यूस सॉरी ये 90 डिग्री रहेगा, दोनों का कॉमन हाइपोटेन्यूस है, और एक एक बेस सेम हो गया है, कौन सा, ए डी और बी टू सी। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके हमने आई और आर प्रूव कर दिया। सबको समझ आ गया कैसे प्रूव करना है? समझ आया ट्रायंगल? हाँ, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कैसे निकाला वो समझ में नहीं आया। कौन सा? सर वो डीसी वाला स्काई ब्लू आपने बनाया ना, हाँ, सर वो आपने कैसे मतलब बनाया वो देखें ये वेव आई, तो वेव रियल में आ ही नहीं रही है, सारा वेव कैसे चल रहा है, वेव फ्रंट के फॉर्मेट में। तो ये हाँ वेव भूल जाओ, ये वेव फ्रंट आया और ये वेव फ्रंट मिरर को हिट किया, दिखा, वेव हाँ फ्रंट सर, मिरर को हिट किया। अब ऐसा नहीं हो सकता कि ये अलग हो जाए, रहेगा ये एज अ रॉड। तो अगर ये हिट हो गया तो ये तो रिटर्न हो गया, यहाँ से ये रिटर्न जाने लग गया, लेकिन अभी ये पॉइंट आगे तक जाएगा।
ठीक, और फिर रिटर्न होगा। तो जब ये दोनों रिटर्न होंगे तो ऐसा नहीं कर सकते कि ये लोग खुद का वेव फ्रंट छोड़ दें, वेव फ्रंट रहेगा ही रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट P था, वो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करके कहाँ पर पहुंच गया, Q पर, और ये पॉइंट जो A था वो लेट्स से इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करके कहाँ पर पहुंच गया, B पर पहुंच गया। तो ये जो BQ है अब ये वेव फ्रंट की तरह रिटर्न जाएगा। हाँ समझ आया? तो अगर मैं देखूं तो A ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, A to B तक, सेम हाँ टाइप पे P ने कितनी ट्रेवल की, P to Q तक। क्यों? क्योंकि उन्हें वापस से BQ वेव फ्रंट मेंटेन करना था। हाँ क्लियर? हाँ। तो इसलिए उन दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर किया और हमने उन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। क्लियर? ठीक है, इसीलिए मैंने वेव फ्रंट को फिर से एक बड़ा फिगर बना के समझाने का ट्राई किया कि जिससे आपको दिख जाए चीजें। इस छोटे फिगर में क्या दिख नहीं रही थी, अभी प्रॉपरली दिख रही हैं नीचे जो हमने नेक्स्ट फिगर बनाया। हाँ हाँ, इस तरीके से हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रूव कर सकते हैं। एक चीज मैं फिर से बोल रहा हूँ, एग्जाम में 2 नंबर के लिए आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और या फिर पूरा क्वेश्चन 3 नंबर के लिए आता है, तो उसमें दोनों प्रूव करने को पूछता है, क्या, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो फिर आपको दोनों में ही डिटेल लिखनी रहेंगी वहां पर। डन? ओके, चले तो नेक्स्ट वाला हम देख लेते हैं, क्या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को कैसे देखना है। जिन्हें रिफ्लेक्शन समझ में आ गया, रिफ्रैक्शन भी तुरंत समझ में आ जाएगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, refraction of light same using wave theory. So refraction of light using wave theory. अच्छा, न्यूटन ने तो गलत बता दिया था क्योंकि उसने तो स्पीड ज्यादा कर दी थी, मतलब बिल्कुल अलग ही लेवल पे उसने प्रूव कर दिया था कि कैसा रहेगा इसका वेव नेचर। तो वो एक चीज नहीं प्रूव कर पाया कि अगर अट्रैक्शन है, जैसे ये रे इस तरफ जा रही है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ने इसे बेंट करा दिया नॉर्मल की तरफ, ठीक है। तो ये नहीं प्रूव कर पाए कि अगर वो स्ट्रेट जा रही थी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अभी भी आने चाहिए, ठीक। तो उसने क्या बताया कि फोर्सेस क्या होते हैं इस केस में, नलिफाई 90 डिग्री पर आता है तो बैलेंस हो जाते हैं, तो इसलिए क्या निकल जाती है, रे सीधे निकल जाती है, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन को उसने फोर्सेस के फॉर्मेट में समझाया था, अभी हमें रिफ्रैक्शन कैसे समझना है, वेव थ्योरी के फॉर्मेट से, ठीक। अच्छा, हाँ अब एक चीज समझे यार, आपको जो प्रूव करना है वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो आपको ये प्रूव करना है रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन, जब आप बोर्ड्स की बुक देखेंगे, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, तो बोर्ड्स में आपको चीजें, बोर्ड्स में वेव ऑप्टिक्स अगर देखें तो वेव ऑप्टिक्स में जैसे इंट्रो है वो ठीक है, फिर कॉर्पस्कल थ्योरी है वो आप एक बार रीड कर लेंगे, उसके बाद वेव नेचर ऑफ लाइट, उसमें हाइगेंस और किसने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया वो, फिर डुअल नेचर ऑफ लाइट। डुअल नेचर ऑफ लाइट मतलब ये हम मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे, यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में। तो 19th सेंचुरी में ये कंफर्म हो गया कि वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है, ठीक है। फिर लाइट एज अ वेव, ये हाइगेंस का प्रिंसिपल था, लाइट एज अ वेव। फिर हाइगेंस थ्योरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स, ये सब आप देख लेंगे। फिर वेव फ्रंट्स हो गए, वेव फ्रंट भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, थ्योरी एक बार रीड कर लेंगे, किस टाइप के वेव फ्रंट होते हैं। देख रहे हैं आप, ये क्या है, एक वेव फ्रंट है, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ वेव, ये है डायरेक्शन ऑफ वेव, और ये क्या है हमारे प्लेनर वेव फ्रंट, ठीक है। उसके बाद हाइगेंस प्रिंसिपल हमने देख लिया, ये समझ आया हाइगेंस प्रिंसिपल, ये इसने किसके लिए ड्रॉ किया है, प्लेनर के लिए, ये किसके लिए, स्फेरिकल के लिए, ओके। फिर इसने प्रूव किया क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस, ठीक है, यूजिंग वेव थ्योरी। देख रहे हो, तो मैं ये कह रहा हूँ कि बोर्ड्स में जब हम करते हैं तो ये थोड़ा सा हमें डिटेल लिखना पड़ता है कि दिस इज गिवन एट टी इज इक्वल टू 0, ये होगा आफ्टर टी टाइम क्या होगा, ये सारी चीजें, तो ये आपको पूरा एक बार आपको रीड करना पड़ेगा, समझ आ रहा है, और उसके अकॉर्डिंग ही हम लिखेंगे। तो ये मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ कि आपने
रीडिंग लिख दोगे सारी चीजें कि ऐसा ऐसा हो रहा है, फिर ये किस तरीके, जैसे मैंने डायरेक्टली लिख दिया ना कि ये वाला जो है ये वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट है, और ये हमने एक 90 डिग्री बना दिया, तो अगर ये एंगल आई है तो ये क्या होगा 90 माइनस आई, फिर हमने इस वाले 90 को लिया, और अगर ये 90 माइनस आई है इसका मतलब ये क्या है आई। तो ऐसा नहीं लिख देना है, इसे आपको थोड़ा सा वर्ड्स में प्रॉपरली एक्सप्लेन करके लिखना है कि ये एंगल कैसे आई आ गया है। समझ आया सबको? हाँ और इस सर। तरीके से रिफ्रैक्शन रहेगा। तो मैं फिर से वापस आता हूँ, मैं ये बता देता हूँ कि मैं थ्योरी नहीं लिख रहा हूँ बट मेन पॉइंट लिख देता हूँ कि किस तरीके से हमें मेजर प्रूव कैसे करना है। बाकी पार्ट आप लोग एक बार देख लेंगे डिटेल में, ठीक है? चले देखें। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अगर हमें पढ़ना है तो हमें तुरंत एक दूसरा मीडियम ले लेना पड़ेगा। सो लेट्स से ये मीडियम 1 था और ये मीडियम 2 था, ये n1 है और ये n2 है, ठीक? अब यहाँ से देखो एक वेव आ रही है, सो लेट्स से ये वेव एक आ रही है वेव फ्रंट्स के फॉर्मेट पे, यहाँ तक आ गई, ये एक वेव फ्रंट है 90 डिग्री पे। अच्छा, अभी इसे रिफ्लेक्ट नहीं होना है, ये वेव फ्रंट के फॉर्मेट में लाइट आ रही है, रिफ्लेक्ट नहीं होना है, इसे मीडियम में एंटर कर जाना है। तो अगर ये डेंसर मीडियम पे गई तो बताओ स्पीड क्या होगी? कम होगी। ठीक है, कम होगी। तो अगर कम होगी इसका मतलब ये जो लाइन है, जो ग्रीन कलर की लाइन है, ये क्या हो जानी चाहिए, स्लो हो जानी चाहिए। ये क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। अब सोचो, आप देखो, पहले मैं फील कराता हूँ, आपको फील कराता हूँ, चले पहले सुनेंगे, पहले सुने अच्छे से। सोचो वेव फ्रंट ऐसे आ रहा है, मैंने बताया कि वेव फ्रंट रहेगा हमेशा ऐसा। सोचो ये एज इंटर कर गया लाइट में अंदर, तो ये स्लो हो गया ना। आप समझो वेव फ्रंट को एक कार्ट टाइप पे समझो, सोचो ये एक कार है, आपने सडनली ये कार आगे जा रही थी, आपने सडनली इसको स्टॉप कर दिया, बताओ क्या होगा? ये कार आगे जा रही थी, आपने सिर्फ इस व्हील को स्टॉप किया, वो रोटेट हो जाएगा इधर। रोटेट हो जाएगा ना, क्योंकि इस व्हील के पास अभी भी स्पीड है, तो ये क्या हो जाएगी, ऐसे रोटेट हो जाएगा। समझ आया सबको? बिल्कुल क्लियर है यार ये? तो इसका मतलब ये है कि अगर ये स्लो हो गया और ये तो अभी एयर में है तो ये तो फास्ट है, तो मतलब ये ज्यादा आगे आ जाएगा और ये कम आगे तक ट्रेवल कर पाएगा। तो जब ये एंटर करेगा तो फिर से सेम स्पीड हो जाएगी ना दोनों की। बट प्रॉब्लम ये हो चुकी होगी कि अब ये वेव फ्रंट ने यहाँ पे कम स्पीड ट्रेवल की होगी, यहाँ पे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, तो अब बेसिकली वेव फ्रंट क्या हो गया, बदल गया। तो अगर मैं वेव फ्रंट से एक वेव बनाऊं तो देखो वो वेव क्या हो चुकी है, एक्चुअल कोर्स से अपने बेंट हो चुकी है। आइडिया समझ आया? हाँ बताए सबको प्रॉपर समझ आया कि क्या है एग्जैक्टली exactly? हाँ तो ये रियल रीजन है, ये क्या है, रियल रीजन है, जो मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्यूल ऐसे पुल नहीं करता, अट्रैक्ट नहीं करते, वो न्यूटन की थ्योरी थी, वो गलत थी, ठीक है? ये हाइगेंस थ्योरी पे बेस्ड है, ये एकदम करेक्ट है कि वेव फ्रंट के वजह से यहाँ पे वेव फ्रंट स्लो हो जाता है, यहाँ पर एयर पे है इसलिए फास्ट है, इसलिए वो रे टिल्ट होती है। क्योंकि इससे एक चीज क्लियर होती है बहुत अच्छे से, 90 डिग्री वाली। क्या? अगर 90 डिग्री पे गया वेव फ्रंट ऐसे है तो वेव फ्रंट एक साथ एंटर कर गया ना, तो हाँ। पूरा वेव फ्रंट स्लो होने वाला है। क्या ऐसा होगा क्या कि कुछ पार्टिकल स्लो हैं कुछ फास्ट हैं? नहीं। नहीं नहीं। ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो विदाउट टिल्टिंग सीधे निकल जाएगा, फर्क नहीं पड़ता कि वो रेयर टू डेंसर जा रहा है या डेंसर टू रेयर, सिर्फ स्पीड स्लो होगी, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। रीजन, क्योंकि पूरा वेव फ्रंट एक साथ एंटर कर गया मीडियम में। क्लियर? बताओ ये समझ आया सबको? हाँ सर।
ओके, अब मुझे ऑलरेडी पता चल गया है कि ये स्लो हो गया है, मुझे ऑलरेडी पता चल गया है ये स्लो हो गया है, तो इसका मतलब मैं पहले से बना के रखूंगा कि यहाँ पर इनसाइड जो है डिस्टेंस कम ट्रेवल करनी है, लेकिन वेव फ्रंट की लेंथ पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। नहीं। तो वेव फ्रंट किसी मीडियम में अगर जाएगा तो उसे रहना तो वैसे ही है, वेव फ्रंट को बदलना नहीं चाहिए। तो देखें कि क्या सिचुएशन होगी, इसका मतलब ये रे बेंट हो जाएगी। सो लेट्स से ये रे बेंट हो गई है इस तरफ, ठीक। तो ये रे बेंट होकर, ज्यादा बेंट हो गया, थोड़ा सा कम कर देते, ये रे बेंट होकर इस तरफ आ गई है। तो अब बता नया वेव फ्रंट कैसे बनाएंगे? नया वेव फ्रंट कब बनाएंगे कि ये जो लाइट रे थी ये स्ट्रेट जाने वाली थी, वो स्ट्रेट जा पाएगी क्या? नहीं। हमें इस पॉइंट से एक नया वेव फ्रंट बनाना पड़ेगा, तो हमें इस वाले पॉइंट से एक नया 90 डिग्री पर एंगल बनाना पड़ेगा, जो कि हमारा क्या बनेगा, न्यू वेव फ्रंट की तरह काम करेगा। समझ आया? तो इस पॉइंट से हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर एक 90 डिग्री का प्लॉट करेंगे, ये। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, न्यू वेव फ्रंट। और इसके बाद बिकॉज ये यहाँ तक ट्रेवल किया और टिल्ट कर दिया है, लाइट रे पूरी इस वेव फ्रंट के साथ निकल जाएगी। समझ आया सबको कि पहले वेव फ्रंट था ये ग्रीन, अभी वेव फ्रंट हो गया कौन सा, रेड। क्लियर? अब नेम दे देते हैं और सबका ट्रैवल वगैरह चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो वेव फ्रंट का नेम दे देते हैं, ये वेव फ्रंट था ए बी, और बाद में कुछ टाइम बाद हमने वेव फ्रंट क्या बनाया, सी डी। वेव फ्रंट बिल्कुल साथ में चलना चाहिए, ये वेव फ्रंट जैसे नेक्स्ट वेव फ्रंट पूरा सब साथ पे रहना चाहिए एक मीडियम में। तो इसका मतलब ये है कि एट टी इज इक्वल टू 0 पर लेट से ए मीडियम की बाउंड्री को हिट करता है। सो एट t is equal to 0, ray is incident at point A। तो रे कहाँ पर इंसिडेंट हुई है, पॉइंट ए पर इंसिडेंट हुई है। ये एंगल बना लेते हैं, ये हो गया क्या, आई, और लेट से ये एंगल है आर। आर क्या है, रिफ्रैक्टेड एंगल है इस बार, ठीक। तो रे जो है पॉइंट टी इज इक्वल टू 0 पर पॉइंट ए पर इंसिडेंट हुई है, लेट से आफ्टर टाइम टी। सो आफ्टर टाइम टी, ठीक है। आफ्टर टाइम टी डिस्टेंस कवर्ड कितनी होगी, सो डिस्टेंस कवर्ड पता है, बाय ए कितना होगा, ए पॉइंट कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, ए टू सी, AC एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय बी, B to D। हाँ। सो डिस्टेंस कवर्ड इन द सेम टाइम इज बी टू डी बाय बी। अच्छा, अब देखो कि यार ये जो है, तो ये मीडियम क्या है, एयर है बी टू डी वाला, मीडियम क्या है इसका, Air। या लेट से N1 है, मीडियम क्या है इसका, N1 है, ठीक। और जबकि ए टू सी के लिए मीडियम क्या हो गया है, N2। N2 हो गया है। तो अगर मुझे स्पीड चाहिए टी टाइम पे, तो डिस्टेंस कवर्ड क्या हो जाएगा, ए टू सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, V2 इंटू टी आएगा ना, क्लियर। और जबकि बी टू डी कितना आ जाएगा, V1, ये वन मीडियम है ना, इंटू टी। अच्छा, हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन क्या थी, n इज इक्वल टू क्या था, c बाई v। सो v इज इक्वल टू क्या होगा, c बाई n। बताओ कोई डाउट इसमें किसी को? तो इसका मतलब AC की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, सी टी बाई N2। c तो स्पीड ऑफ लाइट है, वो नहीं बदलेगा, ये क्या हो जाएगा, सी टी बाई N1। बता किसी को कोई डाउट यहाँ तक?
बताएं, कोई डाउट किसी को इसमें? नहीं सर। अच्छा, अब थोड़ा सा ट्रायंगल वगैरह की प्रॉपर्टीज वगैरह यूज करनी पड़ेंगी। क्या इन दोनों का अगर मैं रेशियो देखूं तो क्या आ जाएगा देन? लेट से मैं कर लेता हूं AC ओवर BD, क्या आ जाएगा रेशियो? N1 बाई N2। N2। क्लियर? तो इसे एज ए इक्वेशन हम मान लेते हैं। अब चलते हैं अपने ट्रायंगल में। हमें यार R ढूंढना है, बट ये तो कोई ट्रायंगल ही नहीं है R, तो थोड़ा सा हमें ज्योमेट्रिकली चेंज करना पड़ेगा, R को कहीं और लेके चलते हैं। तो देख लेते हैं, अगर ये R है तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस R। 90 माइनस R। अगर ये 90 माइनस R है तो ये कितना होगा? R। R। मतलब इस वाले हाँ ट्रायंगल में यूज करेंगे तो काम बन जाएगा ना? हाँ। क्लियर? तो ABD और ACB पे हम काम कर लेते हैं। सो इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ACB, चले ADB और ACB, ACD, ADB, ADC, ADB एंड ADC, इन दोनों ट्रायंगल को हमने ले लिया। अब इन दोनों ट्रायंगल में यार देखो, फिर से वही कर लेते हैं। अगर ये I है तो ये कितना होगा? 90 माइनस I, तो फिर ये क्या हो जाएगा? I। तो अब देखो, क्या पता है, BD पता हुआ है और AD दोनों में कॉमन है, तो साइन थीटा लगा सकते हैं। ABD में साइन थीटा क्या होगा? BD ओवर AD होगा। हाँ। तो इन ट्रायंगल ABD साइन I कितना हो जाएगा? BD ओवर AD। ठीक, दूसरा देख लेते हैं ट्रायंगल ADC में साइन R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन R होगा परपेंडिकुलर AC ओवर AD। क्लियर? AC ओवर AD, तो दोनों का क्या कर दें? डिवाइड कर दें। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? साइन I ओवर साइन R क्या आ जाएगा? BC ओवर AC। AC। अब क्या यूज करें? यूजिंग इक्वेशन वन। BC और AC की वैल्यू देखें। N1। BD आ रहा है क्या यहाँ पे? रुके, सर साइन है BD अपॉन AD ना। साइन I की बात करें तो BD ओवर, हाँ साइन I में है BD ओवर AD है, BD ओवर AD। तो ये हो गया BD ओवर AC। तो BD ओवर AC देखो क्या दिख रहा है? N2 बाई N1। तो प्रूव हो गया साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू क्या आ गया? N2 बाई N1। और यही क्या है हमारा? स्नेल्स लॉ और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन समझ आया? चले, किसी को कोई डाउट इसमें? समझ आ गया यार सबको? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कैसे प्रूव कर सकते हैं? तो इस तरीके से हम वेव थ्योरी से काफी सारी चीजें हम प्रूव कर सकते हैं। जैसे हमने रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों प्रूव किया है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बोर्ड्स के लिए बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन होता है। 3 मार्क और 2 मार्क के लिए दो क्वेश्चन आ जाते हैं, हाइगेंस का आ जाता है या फिर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन का आ जाता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा उसमें केयरफुल रहना है उस चीज को। डन? क्लियर है सबको? यहाँ तक ओके सबको? हाँ सर। अच्छा, ओके।